नमस्कार दोस्तों, परख कोचिंग लाया आपके लिए प्रैक्टिस बैच फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग इसमें प्रैक्टिस बैच के माध्यम से आपको मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बैच किस तरीके से चलेगा आपको इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसकी जो प्रक्रिया रहेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको पेपर मिल जाएगा 10 क्वेश्चंस इसमें पर डे आपको मिलेंगे। और इस टेलीग्राम चैनल की जो लिंक रहेगी मैथ्स बाय सौरभ खरे, इसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो आपको परख कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर पूरा एक्सप्लेनेशन इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से पेपर को यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ जाकर के आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं इसका आज का पहला सेट का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सेट में दिया गया है, दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 84 और 21 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो उन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो लिखा गया है दो संख्याओं का लासा और मासा। क्योंकि हम लोग जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये पहला क्वेश्चन है सेट का। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। संख्याओं का इसमें रेशियो दिया गया है, संख्याओं का रेशियो दिया गया है 1:4, अनुपात दिया गया है। चूंकि रेशियो दिया गया है संख्याओं का 1:4, अगर इस संख्या को पहली संख्या को हम x, तो ये वाली संख्या हो जाएगी 4x। और अब हम चलते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हो जाएगी हमारी x इंटू दूसरी संख्या हो जाएगी 4x। इसमें एलसीएम इसका दिया गया 84 और एचसीएफ दिया गया 81। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे 21 हो जाएगा। तो 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की जो वैल्यू होगी वो 21 होगी। अब बात करते हैं, उसने पूछा बड़ी संख्या। बड़ी संख्या हमारी होगी 4x और 4x संख्या होगी तो हो जाएगी 4 × 21 84। तो बड़ी संख्या का जो वैल्यू होगी वो 84 होगी, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लिखा गया है एक समांतर श्रेणी एपी जिसका प्रथम पद 4 और सर्वांतर 4 है के 40 पदों का योग क्या होगा। समांतर श्रेणी क्या होती है? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। जब कोई सीरीज, जब कोई श्रृंखला a प्लस डी, a प्लस 2d so on इस तरीके से दी गई हो तो वह श्रेणी कहलाती है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब है जिसका अंतर, जो डिफरेंस हो, किन्हीं दो पदों का डिफरेंस आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे a प्लस डी में से अगर हम a को घटाएंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा हमको d। इसी प्रकार दूसरे वाले से a प्लस 2d से यदि हम पहला वाला पद a प्लस डी घटाएंगे, इसके पहले वाला पद, तो हमारे पास देखेंगे a प्लस 2d माइनस a माइनस डी, a से a कट जाएगा, d यहाँ बचेगा d। दोनों आप देख रहे हैं दोनों स्थिति में समांतर क्या है? समान अंतर। क्या है? समान अंतर। डिफरेंस क्या है? d है। तो ऐसी श्रृंखला को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का जो tn होता है, एनवा पद होता है, वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। जबकि इसका जो Sn होता है n पदों का योग, Sn मीन्स n पदों का योग, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब क्वेश्चन में पूछा गया है एक समांतर श्रेणी एपी जिसका प्रथम पद 4 और सर्वांतर 4 है। देखिए इसमें प्रथम पद क्या है, यहां पे n का मतलब है पदों की संख्या
ए का मतलब है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, डी है सर्वांतर। डी क्या है? सर्वांतर। तो हम लोग बात कर रहे हैं इस सवाल में लिखा है प्रथम पद ए की वैल्यू दी गई है 4, इसका डिफरेंस सर्वांतर भी दिया गया है 4 के 40 पदों का योग क्या होगा? के 40 पदों का योग चाहिए है तो एन बराबर हम लोग जानते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इट इज क्लियर। यहाँ पे S40 का मान चाहिए है, 40 पदों का योग चाहिए है तो n 40/2 2a 2 इंटू 4 प्लस 40 में से एक जाएगा इंटू डिफरेंस 4, यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे 8 प्लस 39 इंटू 4। यहाँ पे आप देखेंगे 20 8 प्लस 4 9 जा 36 3 और 20 और यहाँ हो जाएगा 164। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 4 8 12, तो इसके 40 पदों का जो योग होगा 3280 होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा। ये दूसरा क्वेश्चन था आपका, इसका जो ऑप्शन रहेगा सी रहेगा। तो समांतर श्रेणी के एनवा पद जो होता है a प्लस n-1 इंटू डी और Sn होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। आज का जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है एक गुणोत्तर श्रेणी जीपी का प्रथम पद। तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक गुणोत्तर श्रेणी जीपी का प्रथम पद 5 है और समान अनुपात 2 है, तो इसका 8वां पद क्या होगा? अभी हम लोग पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी, अब इस क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे हम लोग गुणोत्तर श्रेणी। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है? ज्योमेट्रिक सीरीज या प्रोग्रेशन। ये श्रृंखला a इंटू AR स्क्वायर एट सो। इसमें सर्वानुपात बराबर होता है। सर्वानुपात क्या कहलाता है? दूसरे वाला टर्म में पहले वाले टर्म का भाग देंगे तो क्या बचेगा? r। इसी प्रकार तीसरे वाले टर्म में दूसरे वाले टर्म का भाग देंगे तो क्या बचेगा? r। यहाँ देखो जी क्या है, दोनों में समान है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? सर्वानुपात। क्या कहते हैं? सर्वानुपात। जो इसका रेशियो है दोनों स्थितियों में वो क्या है? बराबर है। ये श्रृंखला कहलाती है गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी में Tn क्या होता है? होता है ARn⁻⁻1। इसका Sn दो तरीके से निकाला जाता है। ARn-1, याद रखिएगा यहाँ पे n⁻n-1 ऊपर है, यहाँ पे r-1, यहाँ पे r- के साथ है, बट r-1, यहाँ पे r इज ग्रेटर देन 1 होगा। यदि दूसरी कंडीशन Sn में क्या होता है? a1 - r⁻n बट 1 - r। यहाँ पे 1 बड़ा होता है किससे? r से। तो Sn दो प्रकार से यहाँ निकाला जाएगा। r जब बड़ा होगा तो इस तरीके से सूत्र लगेगा, r जब छोटा होगा तो ये वाला सूत्र लगेगा, इसके पदों का योग। यहाँ पे ये क्या है? प्रथम पद। r क्या है? सर्वानुपात। और
n क्या है? पदों की संख्या। पदों की संख्या। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद जो ए दिया गया है 5 और सर्वानुपात r दिया गया है 2। इसका 8वां पद क्या है? तो हम लोग जानते हैं Tn बराबर क्या होता है? ARn-1। Tn बराबर ARn-1, T8 की वैल्यू निकालना है। दैट मीन्स A की वैल्यू कितनी है? 5, R की वैल्यू कितनी है? 2, N 8 - 1, 5 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा? 7। 5 इंटू 2 की पावर 7, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128 हो जाएगा। 5 अट्ठे 40, 4 5 दूनी 10, 4 14, 5 एकम 5 1 6। इसका हो जाएगा आपका 640। ऑप्शन हो जाएगा ए। तीसरे का जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए। इसी श्रेणी में हमारा चौथा क्वेश्चन दिया गया है, किसी बल्लेबाज के 12 पारियों का एक निश्चित औसत रन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार आ चुका है। लिखा गया है किसी बल्लेबाज के 12 पारियों का एक निश्चित औसत रन है। 13वें पारी में 96 रन अर्जित करके अपने औसत रन में 5 की वृद्धि करता है। 13वीं पारी के अंत में उसका रन क्या है? हम अगर मान लें, अगर इसको हम 2 विधियों से लगाएं, पहला टर्म थोड़ा देखा जाए। मान लिया 12वीं पारी में 12वीं पारी तक औसत है बराबर x, ये हमने लेट मान लिया। तो प्रश्नानुसार 12 पारियों का एक निश्चित औसत रन है, हमने मान लिया कितना है? x है। तो आगे कह रहा है 13वीं पारी में 96 रन अर्जित करके अपने औसत रन में 5 की वृद्धि करता है। 13वीं पारी के अंत में उसका औसत क्या है? तो प्रश्नानुसार अगर देखा जाए 12 पारियों में x बना था, तो 12 इंटू कितना हो जाएगा x। 13वीं पारी में जाकर के उसने 96 रन बनाए। 13वीं पारी में कितने रन बनाए? 96। अब 13 पारियों का कुल योग हो गया, बटे कितना हो जाएगा? 13। ऐसा करने पर 13वीं पारी का जो एवरेज आ गया वो 5 रन की वृद्धि कर जाता है, x + 5। यहां पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 12x + 96 बराबर 13x + 65। 96 इस 65 को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे बराबर 13x, और इस 12x को यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ बचेगा कितना? 31 बराबर x। अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया 13वीं पारी के अंत में औसत रन क्या है। 13वीं पारी के अंत में, ये तो 12वीं पारी के अंत तक x था, तो इसलिए 13वीं पारी के अंत में औसत जो रहेगा x + 5 रहेगा। x की वैल्यू हम 31 निकाल चुके हैं, +5 = 36। ये हो जाएगा 36। 12वीं का आपका 4 नंबर जो ऑप्शन रहेगा वो कौन रहेगा? सी। इसकी दूसरी विधि बहुत अच्छी है, एग्जाम में आप बहुत जल्दी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने x माना, अगर आप इसको ना मानते, थोड़ा इसको सोचने वाली बात है, किस तरीके से हम इसको सोचेंगे दूसरे स्तर पे बहुत जल्दी आप सवाल लगा ले पाएंगे। इसका दूसरा मेथड है जो लिख रहा है 12 पारियों का एक निश्चित औसत रन है। वही इनिंग्स हो गई, नंबर हो गया, और यहाँ पे हमने एवरेज ले लिया। 12 पारियों का कोई निश्चित एवरेज है, कोई निश्चित एवरेज है मालूम नहीं है हम लोगों को। वो कहता 13वीं पारी जब बनाई जाती है, मतलब इसमें जब एक पारी और जोड़ी जाती है, इसमें एक पारी और जोड़ी जाती है, तो इसका जो एवरेज है वो 5 बढ़ जाता है। सवाल में ऐसा कहा गया है कि 12 पारी है, 12 के बाद 13वीं पारी जब होती है तो पहले कुछ एवरेज रहा होगा, इसके बाद कितने की एवरेज बढ़ जा रहा है? 5 रन बढ़ जा रहा है एवरेज। इससे क्या हो रहा है, अगर हम ऐसा देखें 13वीं पारी में
उसने जो रन बनाए वो कितना बनाए, 96। 13वीं पारी में 96 रन उसने 96 रन उसमें बनाया है। जब 13वीं पारी में 96 रन बनाया है तो आप यहाँ पे देखिए 13वीं पारी में 96 रन बनाया है, इसका मतलब आपकी 13वीं पारी 1 पारी 2 3 इस तरीके से 13 पारी रही होगी। तो सब में कितना कितना बढ़ जाएगा, 5-5 बढ़ जाएगा। जब 5-5 बांटे गए तो 13 5 कितना हो जाएगा, 65। कितना हो जाएगा, सबका जो 96 में से 65 तो सब में बढ़ जाएगा, तो बचेगा कितना हमारे पास, 31। कितना बचेगा, 31। 5-5 हमने सबको दे दिया, क्योंकि 96 बढ़ने से जो एवरेज बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। एवरेज बढ़ने का मतलब सब में बढ़ेगा, सब में बढ़ेगा। 13 पारी में कितना बढ़ जाएगा, 5-5 बढ़ेगा, 65 निकल जाएगा, बचेगा कितना, 96। शुरुआत में कितना था, 96, बचेगा कितना हमारे पास, 31। अब जो 31 रहेगा इसका मतलब जो है जी प्रारंभिक जो एवरेज था 12 पारियों कितना था, 31 था। भाई 65 हम लोगों ने बांट दिया, अब कितना हो गया, 31। जब 31 एवरेज प्रारंभिक था तो कह रहा 13वीं पारी में जब एक पारी यहां जोड़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 13वीं पारी हो जाएगी। पारी में एवरेज कितना हो जाएगा, 31 प्लस 5 36। इस तरीके से हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं, इसमें आपको एक्स मानने की आवश्यकता नहीं थी। अब हम लोग चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिएगा, लिखा गया P को किसी कार्य के 40% को पूरा करने में 10 दिन लगते हैं, जबकि Q को उसी कार्य के 75% को पूरा करने में 18 दिन लगते हैं। P और Q ने मिलकर एक काम शुरू किया, लेकिन P ने कुछ दिनों बाद काम छोड़ दिया। Q ने 3 दिनों तक अकेले काम करना जारी रखा। यदि 63% काम अभी भी बाकी था तो P ने कितने दिन काम करने के बाद छोड़ा। बता रहा है क्वेश्चन, P जो है 40% काम को 10 दिन में करता है। P 40% काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। तो P 100% काम को कितने दिन में करेगा, 10/40 गुणा 100। 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2 5 कितने दिन में, 25 दिन में। P कितने दिन में काम करेगा, 25 दिन में। तो इसका मतलब है जो P की कार्य दक्षता होगी 1/25 होगी। Q के बारे में लिखा गया है, Q को उसी कार्य के 75% को पूरा करने में 75% के पूरा करने में 18 दिन लगते हैं। तो Q 100% कार्य करने में कितना समय लेगा, 18/75 गुणा 100। 25 × 75, 25 × 100, 3 6 24 दिन। क्यू की क्षमता क्या हो जाएगी, 24। हमने आपको करके दिखाया, लेकिन आपको एग्जाम में इतना काम नहीं करना, आपको डायरेक्टली करना था। 40% काम 10 दिन में होता, 10/40 गुणा 100 बराबर आपका 25 हो जाएगा। क्यों आप करेंगे, 75% 18 दिन में हो रहा तो 100% कितने दिन में होगा, 18/75 गुणा 100 कितने दिन में हो जाएगा आपका, 24 दिन में। तो क्यू की क्षमता 1/24 और पी की क्षमता 1/25। अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है, पांचवा क्वेश्चन चल रहा था, जो हम लोग P की क्षमता निकाल के आए हैं वो 1/25 और Q की जो क्षमता निकाल के आए 1/24। आगे लिख रहा है, P और Q ने मिलकर एक काम शुरू किया, लेकिन P ने कुछ दिनों बाद काम छोड़ दिया। P और Q साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन P कुछ दिन बाद छोड़ देता है। माना कि P ने x दिन बाद काम छोड़ दिया, तो x दिन काम करेगा कौन, P, और Q कितने दिन काम करेगा, x + 3, क्योंकि 3 दिन और करता रहा। Q बराबर कितना परसेंट काम, अगर 63% काम अभी भी बाकी था, इसका मतलब हुआ कि 37% काम हुआ। इस तरीके से 37% काम हुआ है। तो x बटे इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 25 + x + 3 y 24 और 37% मतलब होता है। इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 25 × 24 24x + 24 25x + 75
लाभ हो जाएगा 37/100। 25 चौको 100, 4 6 24, यहाँ हो जाएगा 49x प्लस 75 बराबर 42/22। 49x बराबर 222 माइनस 75। 49x बराबर या 7 4 1 4 3 x बराबर। तो कहा गया था कि P ने कितने दिन काम करने के बाद छोड़ दिया, तो हमने माना था P ने एक दिन बाद काम करना छोड़ दिया था, तो इसका आंसर होगा कि P ने एक दिन काम करने के बाद छोड़ दिया था। आंसर हो जाएगा इसका C। इसका आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन है, छठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन लिखा गया, एक मैच का अंकित मूल्य छठवें क्वेश्चन के बारे में आप अगर देखें, लिखा गया है एक मैच का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है। जब मैच को 20% छूट पर बेचा जाता है तब लाभ 360 रुपये है। यदि उस मैच को 15% की छूट पर बेचा जाए तो कितना लाभ होगा। अब वो कह रहा है, देखिएगा इस सवाल को MP, SP और CP के बारे में दिया गया है। MP मतलब होता है मार्केट प्राइस अंकित मूल्य, SP मतलब सेल प्राइस विक्रय मूल्य, CP मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। कह रहा है कि एक मैच का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है। अगर इसको हमने 100 यूनिट मान लिया और 30% इसको बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा 130। कह रहा जब मैच को 20% छूट पर बेचा जाता है, जब मैच को 20%, इसमें जो डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का। अच्छा, आपको दो बातें याद रखना है परसेंटेज के स्तर पे। अगर आपको डायरेक्टली कुछ करना है, 1% कितना कहलाए, किसी भी संख्या का 1% जो होगा 1 × 1/100 मतलब 1/100वां भाग। कितना भाग होगा 1/100वां भाग। जबकि अगर हम 10% की बात करें तो क्या होता है 10 × 1/100, 10% 1/10वां भाग कहलाता है। 10% 1/10वां भाग। अगर उसने कहा 20% की छूट होती है, 20% छूट मतलब हो गया अगर 130 रुपया है, 20% का डिस्काउंट होता है, 10% कितना होगा 13 होगा। 1/10 कितना होगा 130 का 13 होगा। 20% कितना होगा 13 दूनी 26, 26 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा। 20% डिस्काउंट मतलब हो जाएगा 26 रुपये का या 26 यूनिट का डिस्काउंट हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 104। भाई इसका हमने जो 20% निकाला वो कितना आ गया 26 यूनिट। अब जो लाभ हो रहा है भाई, खरीदा कितने में था 100 में, बेचा कितने में 104 में, तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट बराबर कितने का यूनिट हो गया 4 यूनिट का। जो हम सर्किल के अंदर लिखेंगे वो यूनिट कहलाएगा, ये सब यूनिट है। तो 4 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। 100 में खरीदा था 104 में बेच दिया। इसकी वैल्यू जो दी गई है वो कितने 360 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी 90 रुपए के बराबर। बात क्लियर हो रही है। अब उसने ऐसा कहा यदि 20% की जगह वो कह रहा हम 15% की छूट पर दें, 15% की छूट पर दें। भाई वही बात तो है। अब लेकिन सवाल में यहाँ तो 100 रुपये था, यहाँ पर 30% की वृद्धि कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे 130 हो गया था। अब यहाँ पर जो डिस्काउंट की बात कर रहा है वो 20% की ना करके वो कितने परसेंट की डिस्काउंट कर रहा है 15% का डिस्काउंट कर रहा है। अब 15% कितना हो जाएगा 130 का 10%, 130 का 10% 13 होगा और 5% कितना हो जाएगा 13 का आधा कितना होगा 6.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 × 6 = 19। इसका जो 13 और 6.5 19.5, तो इसका डिस्काउंट अगर 19.5 यूनिट का हो गया तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 110.5। अब 100 रुपये की चीज अगर 15% डिस्काउंट देता तो बेचता कितने में है वो 110.5 में। तो कितने यूनिट का प्रॉफिट हो गया 10.5 यूनिट का। कितने यूनिट का हो गया 10.5 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू दी गई 90 रुपये, तो 10 दशमलव, इसलिए 10.5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगा 90 × 10.5 यूनिट। यहाँ हो जाएगा 9 × 5 = 45, 9 × 1 = 6। तो
तो कितना हो जाएगा, 945 रुपये का लाभ होगा। यदि वह 15% का डिस्काउंट देता है तो उसे व्यापार में कितने का, 945 रुपये का लाभ हो जाएगा। और एक ऑप्शन होगा इसका डी, ऑप्शन होगा डी। इसके बाद है 7 नंबर। सात नंबर कह रहा है, जय और जतिन ने एक व्यवसाय में क्रमशः 80,000 और 60,000 रुपये निवेश किए। 4 महीने बाद जतिन ने 10,000 रुपये अतिरिक्त निवेश किए, जबकि जय ने 10,000 रुपये अपने निवेश से निकाल लिए। वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात क्या होगा। पार्टनरशिप में क्या होता है कि आपने कितना पैसा कितने समय के लिए लगाया है, इस बात पर ध्यान दिया जाता है। इसी के आधार पर आपको प्रॉफिट लाभों को बांटा जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं P1 रेशियो P2 बराबर C1 इंटू T अनुपात C2 इंटू T2। अब यहां पे देखा जाए, जय और जतिन ने एक व्यवसाय में क्रमशः 80,000 और 60,000 रुपये निवेश किए। 4 महीने बाद जतिन ने 10,000 रुपये अतिरिक्त निवेश किए, जबकि जय ने 10,000 रुपये अपने निवेश से निकाल लिए। वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात क्या होगा। तो जय की बात चलते हैं। यहां पे जय, पहले वाले को जय, दूसरे को जतिन मान लेते हैं। जय क्या कर रहा है, शुरुआत में 80,000 रुपये लगाए जय ने, 80,000 रुपये 4 महीने तक लगे रहे। इसके बाद उसने लिखा, जबकि जय ने 10,000 रुपये अपने निवेश से निकाल लिए। 4 महीने बाद 10,000 निकाल लिए। अब कितना रुपये बचा व्यापार में उसके पास, 70,000 रुपये बचा। कितने महीने तक लगा रहेगा, 8 महीने तक। पूरा व्यापार 1 साल का हुआ था, 4 महीने तक उसके लगे रहे 80,000 रुपया। और इसके बाद उसने 10,000 रुपये निकाल लिए, तो 70,000 रुपये लगे रहे उसके 8 महीने के लिए। और जतिन क्या कर रहा है, शुरुआत में जतिन ने लगाए 60,000 रुपया और 4 महीने तक लगा रहा। 4 महीने बाद उसने 10,000 और निवेश कर दिया। अब उसके पास कितना हो गया, 70,000 हो गया। और ये 8 महीने तक लगा रहा। अगर यहां से देखें, 4 जीरो से 4 जीरो कॉमन ले लिया जाए तो ये 4 जीरो से 4 जीरो आपस में क्या हो जाएंगे, सब कॉमन लेके कट जाएंगे। अब हालांकि कॉमन निकाल सकते थे, तो यहाँ बचेगा 8 चौको 32 प्लस 7 8 56। यहाँ रेशियो बचेगा 6 चौको 24 प्लस 7 8 56। 6 2 8 5 3 8, 6 4 10 5 2 7 1 8। यहाँ पे 8 से काटेंगे 11, यहाँ पे 10, तो यहाँ रेशियो होगा 11:10। तो जय और जतिन कि प्रॉफिट का अनुपात होगा 11:10 और ऑप्शन होगा सी। बस आपको इसमें याद रखना है कितनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई गई, तो आपका सवाल है आराम से निकल आए। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। आठ नंबर लिखा गया है, ए और बी का लाभ प्रतिशत प्रत्येक वस्तु को 8400 रुपये बेचने पर समान है। अगर दोनों वस्तुओं का बिक्री मूल्य 8400 रुपये होता है तो लाभ प्रतिशत उनका बराबर है। लेकिन ए ने बिक्री मूल्य पर अपने लाभ की गणना की, जबकि बी ने लागत मूल्य पर इसकी गणना की, जो कि 33.3% के बराबर है। उनके लाभ का योग बताइए। 2 व्यक्ति थे, बस उनकी गणना का आधार अलग हो गया। ए का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो है ऑन एसपी पर है, कितने परसेंट का, 33.1/3%। अब 33.1/3% क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करके बताते हैं आपको। 33.1/3% को फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 33 3 99 100/3%, मतलब हो जाएगा 1/100, हो जाएगा 1/3। 33.1/3% का मतलब होता है 1/3 भाग। आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1/3 हो गया। 3 जो होगा ऑन एसपी, तो 3 आपका एसपी हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। 3 आपका अगर एसपी है तो 1 कितना होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि ऑन एसपी पर किया गया था। तो यहाँ पे चूंकि 3 का मतलब जो दिया गया वो 8400 रुपये दिया गया,
3 यूनिट का मतलब, जो यूनिट जो है वो हमने सर्किल के अंदर रखा है, तो एक यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 8400 बटे कितना हो जाएगा 3, 2800। इसका मतलब है प्रॉफिट जो होगा किसका, ए का, कितना होगा 2800। बी का जो प्रॉफिट ऑन सीपी, बी ने जो अपना प्रॉफिट निकाला वो इस पर निकाला, 33 सही 1/3% भी था। अंतर क्या था, ये एसपी पर था, इकाई पर था, एससीपी पर। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर सीपी 3 है तो प्रॉफिट 1 है, खरीदा क्या 3 में, 1 का रुपये का लाभ कमाएगा तो एसपी कितना होगा, यहाँ पे एसपी निकालना पड़ेगा। आपने 3 रुपये की कोई वस्तु खरीदी और 1 रुपये लाभ कमा लिया तो आप कितने बेच रहे हैं, 4 रुपये में, तो 3 + 1 4 में। और 4 की जो यूनिट दी गई है वो कितने के बराबर है, 4 की जो यूनिट दी गई है वो कितने के बराबर है 8400। तो 1 की यूनिट कितनी होगी 21। इसलिए प्रॉफिट जो बी का होगा वो कितना होगा 2100। उसने पूछा है ए + बी का प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ ए + बी कितना हो जाएगा 2800 + 2100 तो हो जाएगा 4900। कितना हो जाएगा 4900। बस आपको याद क्या रखना है, विक्रय मूल्य पर कहता है तो इसका जो डिनोमिनेटर जो होता है, जो हर होता है वो एसपी कहलाता है, और जब वो क्रय मूल्य पर कहता है तो इसका डिनोमिनेटर जो हर होता है वो क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। ये था आपका 8वां क्वेश्चन। इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। इसके चलते हम लोग 9वां क्वेश्चन। नौ नंबर में लिखा गया है, एक घनाभ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ एल बी और एच, घनाभ की 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप क्षेत्रफल दिया गया है इसमें 400। आधार, घनाभ का आधार क्या होगा, आयताकार होगा, आयत का परिमाप क्या होता है 2l + b, यहाँ हो जाएगा 400 2l + b। l का मान 15 दिया गया है, b का निकालने के लिए कहा गया, और h की वैल्यू भी 8 दी गई है। 8 से काटेंगे तो 8 × 5 = 40, 50 बार, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तुम्हारा 25 = 15 + b, तो b बराबर हो जाएगा 25 - 15, b बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो उसकी जो चौड़ाई होगी वो कितने सेंटीमीटर हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो 9 वाले का आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी। आज का अंतिम क्वेश्चन 10 नंबर। किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। यदि हम संख्या में 27 जोड़ देते हैं तो प्राप्त संख्या पिछली संख्या के अंकों की अदला बदली से बनी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर संख्या उसने पूछ ली है तो आप जाकर ऑप्शन से लगा सकते हैं, क्योंकि आपको संख्या मालूम है, सामने दी गई संख्या है। तो कह रहा है बाई ऑप्शन। अगर संख्या ना पूछ करके संख्या के अंकों का योग बताइए या संख्या के अंकों का अंतर बताइए, तब जाकर के हम इसको जाकर बेसिक से लगाएंगे। अगर ऑप्शन दिए गए हैं, उसने पूछा है आपसे कि संख्या क्या है और संख्या आपके ऑप्शन में दी गई है, तो यहाँ पे
पहला ऑप्शन जो है कितना है, दूसरा दिया गया है 29, तीसरा दिया गया है 36 और डी दिया गया है 63। फर्स्ट कंडीशन में कंडीशन फर्स्ट में क्या कर रहा है, वो कह रहा है अंकों का गुणनफल कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। 18 होना चाहिए। 9 गुणा 2 तो भी 18 आ गया, 2 गुणा 9 तो भी 18 आ गया, 3 गुणा 6 तो भी 18 आ गया और 6 गुणा 3 तब भी 18 आ गया। आप देख रहे हैं सब में कितना कितना आ गया, 18। पहले ऑप्शन से कंडीशन पहले से अगर देखा जाए तो चारों ऑप्शन आपके सही हो जा रहे हैं, लेकिन कंडीशन दूसरे में कहा गया यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक आपस में क्या हो जाते, पलट जाते हैं। कंडीशन दूसरी देख लो, अगर 92 में हम लोग 27 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 7 2 9 9 2 11। ये तो 3 अंकों की संख्या लगेगी, अंक पलट तो नहीं रहे हैं, इस 3 अंकों की संख्या लगेगी। ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हो पाएगा। दूसरा 29 में अगर हम 27 जोड़ दें, 9 7 16 2 2 4 1 5 56, संख्या बदली क्या, 29 का 92 हुआ क्या, नहीं हुआ, ये भी नहीं हो पाएगी। 36 में अगर हम लोग 27 जोड़ देते हैं, 7 6 13 3 2 5 1 6 63। अब देखिए जो 36 थी संख्या थी, इसको अगर हम 27 जोड़ दे रहे तो संख्या के अंक क्या हो गए, परस्पर पलट जा रहे हैं, 63 हो जा रहे हैं, तो हमारा ये ऑप्शन सही होने लगेगा। एक लास्ट वाला ऑप्शन देख लो, हालांकि देखने की आवश्यकता नहीं है। 7 3 10 6 2 8 1, ये भी नहीं हो पाएगी। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो क्या कर रहा है, दोनों कंडीशन को, अंकों का गुणनफल, अंकों का जो गुणनफल है वो कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए और 27 जोड़ने पर उसके अंक पलट जाना चाहिए। जो 36 थी संख्या, इसके अंक यहाँ जाकर के पलट गए, 63 हो गए, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सी। ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चन। तो इस प्रक्रिया को बताते हैं, आज से जो हमारा प्रैक्टिस शुरू हुआ है, इसमें क्या होगा कि हमारा जो पेपर आपको डाउनलोड करने को मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे हमारी लिंक पर जाएंगे, मैथ्स बाय सौरभ खरे, वहाँ पे पूरा 10 क्वेश्चन का आपका सेट PDF में डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन हमारी परख कोचिंग के चैनल पर आपको, यूट्यूब चैनल पर आपको पूरा मिल जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, हमेशा चलने वाला सेट रहेगा। आज सेट 1 हो गया, अगले क्रम में इसका दूसरा सेट कल लेकर आएंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।